जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं जी फिर इस तरह कीजिएगा। हमने फर्स्ट या सेकंड डे जब ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी एक फैक्ट्री की डायग्राम बनाई थी रजिस्टर में। एक मिनट ढूंढिएगा जरा। अपनी अपनी फैक्ट्री निकालें सर रजिस्टर में। एक नजर देख के रिवाइज कर लें। सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट होता है? रॉ मटेरियल स्टोर रूम में चीजें खरीद के रखी जाती हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है फिर रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है। जैसे शायद हमने प्रोडक्शन हॉल शायद कहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिर रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, लेबर ओवरहेड्स कॉस्ट इंकर होती है, ऐसे ही। और फिर फिनिश गुड्स बन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिनिश गुड्स स्टोर रूम में आ जाती हैं। और फिर जब सेल होंगी तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम से चीजें निकल के कस्टमर के पास चले, तो खरीदेंगे क्या और अल्टीमेटली बना के फिर फिनिश गुड्स कस्टमर को देंगे। लेकिन कुछ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं फैक्ट्रीज में, खर्चा वहां भी इंकर होता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या नाम लिखे थे? एक्सपेंसेस यहाँ भी होंगे, रिपेयर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं। पूरी फैक्ट्री में जो कॉस्ट इंकर होती है वो तीन हेडिंग्स में या तीन सब हेडिंग्स में डिवाइड हो सकती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ से फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की थी, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, डायरेक्ट लेबर आती है, प्लस कर लें तो प्राइम कॉस्ट बन जाती है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स मिला लें तो क्या आता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। फिर उसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड हो जाता है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लेस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। एक स्टेप और आगे चलना है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स लेते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। आज हमने बस ये डिस्कस करना है कि फैक्ट्री में जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अमाउंट्स हैं, इनको फैक्ट्री का अकाउंटेंट किन डबल एंट्रीज के थ्रू किस तरह रिकॉर्ड करता है। तो वंस अगेन फोकस फैक्ट्री पे ही है, लेकिन आज जरा कुछ डबल एंट्रीज करना सीखेंगे हम। ठीक है, आज इस पेज पे जिस पे आपने हेडिंग लिखी थी। अब अकाउंटिंग एंट्रीज डेफिनेटली डेबिट क्रेडिट फॉर्म में होती हैं, लेकिन मैं जरा एंट्रीज की बजाय कुछ लेजर्स आपके सामने खोलूंगा, और डेफिनेटली लेजर में एंट्रीज ही पोस्ट होनी होती हैं। तो मैं पोस्टिंग भी सिखाना चाह रहा हूँ साथ, इंशाल्लाह जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एंड में फिर जनरल एंट्रीज की एक लिस्ट भी बना लेंगे। तो 5 लेजर्स आपने मेरे साथ खोलने, 5 मेन लेजर्स फैक्ट्री का अकाउंटेंट बनाता है। और एक मिनट नाम जरा बता लेना, तो मैं आपको बताता हूँ आपको स्पेस कितनी चाहिए। फैक्ट्री की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए फैक्ट्री अकाउंटेंट 5 मेन लेजर्स बनाता है। सबसे पहले आप कह लें रॉ मटेरियल अकाउंट। रॉ मटेरियल के स्टोर रूम में जो मूवमेंट हो रही है उसकी रिफ्लेक्शन के लिए एक रॉ मटेरियल अकाउंट बनता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसके लिए एक वर्क इन प्रोसेस के नाम से लेजर बनता है। वर्क इन प्रोसेस का जो लेजर है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करेगा। देन फिर फिनिश गुड्स के लिए फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स स्टोर रूम के लिए फिनिश गुड्स स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन के लिए फिनिश गुड्स अकाउंट, और देन 2 मेन लेजर्स और, फैक्ट्री पेरोल अकाउंट। मैंने एक वर्ड बोला पेरोल, पेरोल सिंपली मींस सैलरी, नहीं सैलरी। फैक्ट्री सैलरी अगर कह रहा हूँ, फैक्ट्री पेरोल कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली इस लेजर में डायरेक्ट भी आएगी, इनडायरेक्ट भी आएगी, लेकिन बाद में वो क्लासीफाई होना चाहिए। तो फैक्ट्री पेरोल सिंपली मींस फैक्ट्री सैलरी की बात कर रहा हूँ। और फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी डायरेक्ट कहलाती है, और फैक्ट्री के अंदर ही जो अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो इंडायरेक्ट है। लेकिन अगर फैक्ट्री सैलरी के नाम से लेजर बना रहा हूँ तो इसमें पहले फैक्ट्री का टोटल खर्चा आएगा, फिर वो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। डायरेक्ट लेबर जो है वो रॉ मटेरियल में ऐड होगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, और अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी। तो इंशाल्लाह उसकी फिर मैं बात करता हूँ। और फाइनली लास्ट लेजर एक फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से।
तो 5 इन मेन लेजर्स में हमारी फैक्ट्री की ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब आप लोग इस तरह करें, हम 2 लेजर्स आमने सामने बना लें, ये मतलब रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस 5 टोटल मैंने बनाए, एक पूरा पेज काइंडली यूज करें खुला खुला, 2 लेजर्स आमने सामने, फिर आगे नीचे 2 लेजर्स रख रहे हैं और एक लेजर पे पेज के एंड पे, जरा स्पेस रखिएगा, जरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी बीच में। जी सर, अच्छा फोन एक साथ छोड़ दें, ठीक है ना मतलब। ये मेरे ख्याल है 4 एक पेज पे काफी है, आधा आधा पेज रखें 2 के लिए, 2 2 4, एक नेक्स्ट पेज पे बना लें। जी सबसे पहले लेजर का नाम सर, रॉ मटेरियल, दूसरा, तीसरा फिनिश गुड्स अकाउंट, फोर्थ वन फैक्ट्री पेरोल, एंड फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड्स। तकरीबन सीधी लाइन लगाएं सर। ये अगर बना ले तो बताइए कितने लेजर खुल गए सर। रॉ मटेरियल के लेजर से शुरू करें, सिंपल डेबिट कार्ड बहस होनी है सर। नहीं एक मिनट, नहीं स्टार्ट में लेता हूँ, मीन्स उससे सिंपल डेबिट का मतलब आपको पता है क्या आ रहा है क्या जा रहा है, लेकिन जरा बाकी चीजें मैं पूरी कर लूँगा। रॉ मटेरियल अकाउंट में ब्रॉट डाउन हो सकता है, एसेट अकाउंट है ये। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में ब्रॉट डाउन पॉसिबल है, अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस है फिर तो शायद नहीं, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग बैलेंस। तो लेट्स अज्यूम ब्रॉट डाउन 5 लाख रॉ मटेरियल है, इसकी एंट्री बताएं। बैलेंसेस कैलकुलेट होते हैं, तो मैंने वैसे ही शायद पूछा, हम ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्रीज करते हैं और एंड में लेजर बैलेंस करते हैं, जो सीडी बैलेंस कैलकुलेट होता है नेक्स्ट वही सीडी बैलेंस एज इट इज ब्रॉट डाउन कर दिया जाता है। तो आई होप कि कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है, इसी को डबल एंट्री वाली ऐसा बहस नहीं। तो लिख लें अमाउंट्स में अज्यूम करूँ, लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए का ब्रॉट डाउन रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में, अपने नजर में रॉ मटेरियल स्टोर रूम रखना, उसके अंदर जो चीज रॉ मटेरियल आ रहा है जा रहा है बस उसी की बहस है। एनी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट आ जाए, अगर रॉ मटेरियल परचेज हो तो डबल एंट्री, रॉ मटेरियल अगर परचेज हो जाए तो डबल एंट्री सर। रॉ मटेरियल डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, किस तरफ लिखूं? आए लिखें कैश या पेबल विच एवर इज द केस। लेट्स अज्यूम 50 लाख रुपीस का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने अब शायद एक ही एंट्री आपके सामने लिख दी है पूरे साल की, लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डिफरेंट डेट्स पे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा हो, तो बार बार एंट्री क्या रिपीट हो रही होगी। रॉ मटेरियल डेबिट, कैश पेबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट साइड पे इस लेजर में एक्यूमुलेट होती जाएंगी, क्या ओपनिंग रॉ मटेरियल में ये परचेजेस ऐड हो जाएंगी। 5 लाख का रॉ मटेरियल पड़ा था,
55 लाख का टोटल हो जाएगा आफ्टर दिस परचेज। डन है सर? एनी कंफ्यूजन? तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज? रॉ मटेरियल डेबिट, कैश है तो कैश परचेज है तो कैश क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी है तो पेबल क्रेडिट। देन कुछ एक्स्ट्रा चीजें और सोच लें। समटाइम्स रॉ मटेरियल की परचेज के अगेंस्ट आपको कैरिज कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कैरिज इनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ या आउटवर्ड्स? रॉ मटेरियल खरीदा सप्लायर कराची में, अब इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करके लाहौर लेके आना है इसे, तो कैरिज इनवर्ड्स की क्या एंट्री होगी? नहीं, इसके अंदर इंशाल्लाह मैं पहुंचाऊंगा, आप सिंपल एंट्रीज बोले। कैरिज इनवर्ड्स की एंट्री, कैरिज इनवर्ड्स डेबिट कैश क्रेडिट। अब कैरिज इनवर्ड्स डेबिट कैश क्रेडिट मींस दो लेजर खुलने चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, एक कैरिज इनवर्ड्स का कोई लेजर होना चाहिए, एक कैश का होना चाहिए। अब 5 तो ये मेन लेजर है, लेकिन सपोर्टिंग लेजर्स हो सकते हैं। तो अगर सीक्वेंस में चला जाए तो कैरिज इनवर्ड्स डेबिट है, एक मिनट, जस्ट मिनट, लेट्स सी 20,000 रुपये का कैरिज कॉस्ट आई है, कैश रेफरेंस आ जाएगा, कैश का लेजर भी ऑब्वियसली बनेगा, लेकिन जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स। अब कैरिज इनवर्ड्स का लेजर, अगर कैरिज इनवर्ड्स डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैरिज इनवर्ड्स की लेजर में ये फिगर डेबिट साइड पे आती है। ओके प्लीज। लेकिन क्या कैरिज इनवर्ड्स ने रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनना? तो देन फिर अपने लेजर में से जो 20,000 फिगर है, ये सिंपली ट्रांसफर एंट्री के थ्रू रॉ मटेरियल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैरिज इनवर्ड्स इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल। तो कैरिज इनवर्ड्स की एंट्री ना चेंज करें, वो ठीक है जो आपको पता है, कैरिज इनवर्ड्स डेबिट ऑफ कैश क्रेडिट, लेकिन जब पीरियड एंड होगा तो परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनाने के लिए कैरिज इनवर्ड्स की अमाउंट को कैरिज इनवर्ड्स के लेजर से ट्रांसफर करके रॉ मटेरियल अकाउंट में ले आएंगे। किस डबल एंट्री की बात कर रहा हूँ? रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल डेबिट, लेट मी कंप्लीट, तो जितनी भी अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल डेबिट, रॉ मटेरियल के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आएगी, रेफरेंस लिखवाएं, यहाँ क्या आएगा? कैरिज इनवर्ड्स। शायद एक नेट एंट्री भी की जा सकती है, बात मेरी पूरी होने था, एक मिनट थोड़ा। शायद रॉ मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट भी कहा जा सकता है, लेकिन वो जरा शायद हमें जरा कंफ्यूज कर सकता है। तो एंट्री आप वही रखें, कैरिज इनवर्ड्स डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन आफ्टर दैट कैरिज इनवर्ड्स को फिर हम ट्रांसफर कर देंगे रॉ मटेरियल अकाउंट से। अपने जहन में जरा कैरिज इनवर्ड्स का लेजर बनाए, कैरिज इनवर्ड कॉस्ट इंकर हुई तो डेबिट साइड पे फिगर आ जाएगी, और जब ट्रांसफर करेंगे तो रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा और कैरिज इनवर्ड्स का लेजर क्रेडिट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा मैं लेजर्स बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, ये आप अपना 5th जो लेजर है उसके नीचे बनाइएगा, ये छोटे छोटे मैं एक्स्ट्रा लेजर्स बनाऊंगा। मेन ये 5 लेजर्स हैं हम बना रहे हैं, लेकिन कुछ सपोर्टिंग लेजर्स भी हो सकते हैं। जहां जहां वर्किंग करूंगा आप अगर नोट करना चाहें तो अपने फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर के बाद बनाइएगा, बाकी पोस्टिंग करने मेरे साथ मिल जाए। काइंडली कोई कंफ्यूजन हो मेरी बातों में तो जरूर बताइएगा, ऐसे ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ और देन शायद वो एक्सपेंस वहां चला गया जहां उसे जाना चाहिए था, एक ट्रांसफर एंट्री के थ्रू। एनी कंफ्यूजन सर? जी ठीक है, नोट तो करें आप। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? जी नोटेड है प्लीज। दोबारा आने सर जी रॉ मटेरियल अकाउंट में। देन सर जी दो चीजें मैंने लिखी हैं, दो मेन चीजें, पहले 5 लाख ब्रॉड डाउन था और फाइनली शायद 50,20,000 इज द टोटल परचेज कॉस्ट। इसी तरह कुछ और चीजें सोच लें, समटाइम्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो सकता है, तो फिर इंपोर्ट ड्यूटीज की क्या एंट्री होगी? इंपोर्ट ड्यूटीज डेबिट कैश क्रेडिट, और फाइनली इंपोर्ट ड्यूटीज को अगर ट्रांसफर करना हो, रॉ मटेरियल डेबिट इंपोर्ट ड्यूटीज क्रेडिट, वो भी इधर आ जाएंगी।
अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे कैसे हटेंगे, कैसे? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड होगा और देन ट्रांसफर होकर रॉ मटेरियल डेबिट एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस क्रेडिट। इन अदर वर्ड जितने रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे परचेज से वो डेबिट साइड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मैंने इंटेंशनली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कहा है, वर्ड आइडिया है ना सबको। रिफंडेबल टैक्सेस अगर हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते, वो अलग रिसीवेबल होता है। रिफंडेबल मींस गवर्नमेंट से वापस मिल जाने, लेकिन अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो वो परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाए। अब मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन आई होप के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर परचेज रिटर्न हो जाए, रॉ मटेरियल खरीदा रिटर्न हो गया, तो वो मेरा ख्याल एक रिवर्स एंट्री होनी चाहिए। परचेज की क्या एंट्री बताइए आप लोगों ने? रॉ मटेरियल डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट, और अगर ये रिटर्न हो जाए तो पेबल या कैश डेबिट एंड रॉ मटेरियल क्रेडिट मींस इस लेजर में फिर क्रेडिट साइड पे फिगर आ जाएगी। रिटर्न तो सप्लायर अगर हो जाए। ओके प्लीज। लेकिन वो सब कुछ लिखने के बजाय बस एक फाइनल चीज, अब मैं आपसे कहूं कि साल के एंड पे 3 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल बच गया है, तो कैलकुलेटर पकड़ा 5 लाख प्लस 50 लाख 20,000 माइनस या प्लस? आपके पास एक आंसर आएगा, बताएं आंसर क्या आ रहा है? 5220 सर, ना करें सर, 5 लाख नहीं, खुदा के लिए नहीं है। 52,20,000 रुपीज आ रहे हैं। ये फिगर कैसे आई? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इस फिगर का कोई नाम बताएंगे? नहीं, सिंपल, बहुत दफा पढ़ा, अभी तो सुना दोबारा जरा। 5 लाख ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ओपनिंग परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये लेजर में किस तरह फिगर आएगी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेजर में किस तरह फिगर आएगी? अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का मीनिंग क्या है? ये कहां से अब कहां गया? रॉ मटेरियल स्टोर रूम से भी मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया हो तो फिजिकली कहां से कम हुआ? तो रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डेबिट होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिफ्लेक्शन के लिए हमने वर्क इन प्रोसेस का लेजर खोला हुआ। मैं रिपीट करने लगा हूं, पहले मुझे फिगर बताएं एक मिनट। फिगर 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 52,20,000। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? नेम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। What should be the double entry of this amount? Production department debit means work in process account debit and raw material account credit. References भी लिखवाएं, work in process में डेबिट करके रेफरेंस का लिखूं? रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल वर्ड होगा लेकिन ये एंट्री किस अमाउंट से हो रही है? असल में रेफरेंसेस तो लेजर के लिख रहे हैं ना, तो ऑपोजिट लेजर का रेफरेंस रॉ मटेरियल आ गया और रॉ मटेरियल के लेजर में क्या रेफरेंस आएगा? वर्क इन प्रोसेस। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो आपके ज़हन में क्या आएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री काइंडली बोल्ड के पोस्ट करना, लेकिन वर्क इन प्रोसेस के लेजर में काइंडली एक लाइन जरा रखिएगा अभी ब्रॉड डाउन के लिए। डेबिट साइड पे जरा एक लाइन छोड़ दीजिएगा ऊपर। कहां से कहां रॉ मटेरियल गया होगा? हमारे पास 5 लाख रुपए का पड़ा था, 50,20,000 का और खरीदा। अगर 3 लाख रह गया है तो कितना फिर कंज्यूम हो गया होगा? और कंज्यूम कहाँ इसने होना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना है। उसकी रिफ्लेक्शन के लिए हमने वर्क इन प्रोसेस के नाम से लेजर खोला हुआ। अमाउंट का नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डबल एंट्री क्या होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम की? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? ये टोटल्स भी कर लें जरा, मटेरियल अकाउंट फाइनल कर लें। 55 लाख ये टोटल कर लें। एनी कंफ्यूजन?
ये 24 पे चल रहा है, इसका टेम्परेचर ठीक है, ये चल तो रहा है लेकिन महसूस तो नहीं हो रहा शायद। बाकी सारे भी इसी पे चल रहे हैं। नहीं सही का थोड़ी देर चला दें सही तरह, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो बंद कर दीजिएगा। ऐसे तो चल भी रहे और नहीं भी चल रहे। जी नोट कर लियो। देन बेटा पहले आप वर्क इन प्रोसेस के लेजर का फाइल करने से पहले फैक्ट्री पेरोल का लेजर ढूंढना जरा। ये जो फोर्थ लेजर बनाया था, आए पहले इसकी जरूरत है जरा। पेरोल अगर कभी वर्ड आ जाए हमारे सामने तो सिंपली क्या मतलब है, सैलरी की बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है। अब जो फैक्ट्री का अकाउंटेंट है वो हर महीने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की सैलरी को रिकॉर्ड करेगा। तो फॉरगेट अबाउट द वर्ड्स, सैलरी एक्सपेंस की एंट्री क्या होनी चाहिए। अब नॉर्मल वे यही होता है कि पहले एक्सपेंस को अक्रू किया जाता है और फिर बाद में पे किया जाता है। तो व्हाट शुड बी द एंट्री ऑफ सैलरी एक्सपेंस ऑन अक्रूवल बेसिस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। जस्ट कुछ अगर वर्ड्स बदल लिए जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैक्ट्री सैलरी की जगह फैक्ट्री पे रोल अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री पे रोल पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री किस दिन होगी, नॉर्मली मंथ एंड्स पे ये एंट्री हो जाएगी। फिर जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री पेरोल पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो पेरोल सिंपली मींस सैलरी और साथ फैक्ट्री वर्ड इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा फोकस सैलरी पे। तो आज इधर एक्सपेंस की एंट्री करा, फैक्ट्री पेरोल अकाउंट डेबिट, फिगर आएगी डेबिट साइड पे। वंस अगेन सपोज फिगर 12 लाख में अज्यूम कर रहा हूँ और इसका रेफरेंस आ गया फैक्ट्री पेरोल पेएबल। वैसे एक वर्ड और भी होता है अक्रूड पेरोल। अगर मैं वर्ड यूज करूँ अक्रूड फैक्ट्री पेरोल, उसकी क्या सेंस होगी, अक्रूड फैक्ट्री पेरोल, पेएबल के सेंस में होता है वर्ड, सॉरी अक्रूड फैक्ट्री पेरोल पेएबल। लिख के जरा डबल एंट्री बोल दीजिएगा जरा दोबारा, फैक्ट्री पेरोल डेबिट फैक्ट्री पेरोल पेएबल क्रेडिट। इनिशियली पूरी फैक्ट्री का खर्चा, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है या अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ फैक्ट्री में है, मींस तो इसमें डायरेक्ट सैलरी भी इनिशियली आएगी और इनडायरेक्ट सैलरी भी इसी का हिस्सा है। मंथ एंड पे नॉर्मली एंट्री रिपीट होगी। तो अगर हमें डिफरेंट डेट्स पे एक्सपेंसेस दिए हो तो हम डिफरेंट डेट्स पे ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करके पूरे साल में हमारी अपनी अमाउंट को कंप्लीट कर लेंगे। जब कभी ये सैलरी पे होगी तो फिर एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री पेरोल पेएबल डेबिट। कैश क्रेडिट करने से इस लेजर पे इफेक्ट नहीं आएगा, यकीनन पेएबल का लेजर इफेक्ट होगा और कैश यकीनन क्रेडिट होगा। तो ये मैंने किस चीज की एंट्री आपके सामने की है, पेरोल के एक्सपेंस की एंट्री की है। देन बेटा जब ईयर एंड आ जाता है, ड्यूरिंग द ईयर हमने सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, तो जब ईयर एंड आ जाता है फिर इस सैलरी में से सेग्रीगेशन की जाती है कि इसमें डायरेक्ट सैलरी कितनी है और इसमें इनडायरेक्ट कितनी है। क्योंकि जो डायरेक्ट सैलरी है उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड होना होता है। कंसंट्रेशन रखें जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना जरा दें। डायरेक्ट लेबर ने कहाँ ऐड होना होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, और जो इनडायरेक्ट लेबर है उससे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनना है। तो इस वक्त वर्क इन प्रोसेस के लेजर में एक सेकंड, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ये जो 52,20,000 रुपीज लिखे हुए हैं, ये क्या चीज है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। डायरेक्ट लेबर ने इसमें ऐड होना वर्क इन प्रोसेस के लेजर में, और जो इनडायरेक्ट लेबर है उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डाला। तो तरीका इसका ये होता है कि ईयर एंड पे जो टोटल अमाउंट थी सैलरी की उसको फिर आप स्प्लिट करेंगे आप कि इसमें डायरेक्ट कितनी है और इनडायरेक्ट कितनी है। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि 8 लाख रुपया, 12 लाख में 8 लाख रुपया डायरेक्ट सैलरी है और 4 लाख रुपया इनडायरेक्ट सैलरी इनडायरेक्ट लेबर है। जो 8 लाख रुपया है वो अब इस लेजर से ट्रांसफर होना है, हेल्प करें कहाँ जाना, जो डायरेक्ट लेबर है उसने फैक्ट्री पेरोल के लेजर से वर्क इन प्रोसेस के लेजर में जाना है, और जो इनडायरेक्ट सैलरी इसने फैक्ट्री पेरोल के इस लेजर से निकल के फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना। तो सिंपली अब एक ट्रांसफर एंट्री होने लगी है कि इसमें जो डायरेक्ट खर्चा वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा और जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। तो एक जरा डबल एंट्री देखें मैं कैसे कर रहा हूँ। 8 लाख डायरेक्ट सैलरी का रिज्यूम कर रहा हूँ, तो इसके साथ रेफरेंस आ गया
वर्क इन प्रोसेस, जरा मेरे रेफरेंसेस देख के जरा एंट्री बनाया क्या बन रही है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट है, सिंपली अभी ट्रांसफर हुई है अमाउंट, और जो 4 लाख इसके साथ क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट अगर सैलरी है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट हो जाएंगे और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट हो जाएगी। प्लीज जल्दबाजी ना इतनी करें, रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें। अगर इसे कंपाउंड सोचो तो क्या एंट्री बनी है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट 8 लाख से, 8 लाख आई एम अज्यूमिंग डायरेक्ट लेबर है, वर्क इन प्रोसेस की एक एब्रीविएशन बना रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन सी अमाउंट जानी है, 4 लाख मींस इनडायरेक्ट लेबर, और इन दोनों के अगेंस्ट क्या क्रेडिट हो रहा है, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट हो रही है। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस एंट्री, बाय दिस एंट्री, ताकि सैलरी का जो खर्चा है वो रेलिवेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाए जिनसे वो रिलेटेड है। डायरेक्ट सैलरी वर्क इन प्रोसेस मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड होनी है, और इनडायरेक्ट सैलरी ने फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनना है। आप करें कंप्लीट, और जिसके अदरवाइज रेफरेंसेस जाने हैं बाकी लेजर्स में वो भी जरा ट्रांसफर करें, वो भी जरा लिखें, और ये एंट्री अगर लिख सके नीचे लेजर्स के नीचे बनाते जाए, एंट्रीज खुला खुला करते जाए। फैक्ट्री पेरोल के इस लेजर में डेबिट साइड पे क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, फैक्ट्री की सैलरी का एक्सपेंस है। क्रेडिट साइड पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसमें से जितनी अमाउंट डायरेक्ट सैलरी की थी वो वर्क इन प्रोसेस में चलेगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाएगी, और जो सेकंड उसमें अमाउंट रहेगी थी इनडायरेक्ट लेबर की वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जस्ट ट्रांसफर हुई, उसका लेजर अलग बनेगा सेम जिस ईयर एंड्स पे, जिस डेट पे वो खर्चा अक्रू होगा, ईयर अगर मंथ एंड पे खर्चा हुआ तो मंथ एंड पे एंट्री, जब एंट्री करेंगे तो पेरोल फैक्ट्री पेरोल डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल पेएबल क्रेडिट, और जब पेमेंट कर देंगे तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन पेमेंट की एंट्री तो इस लेजर में नहीं कराएगी, फिर तो पेएबल का लेजर में डेबिट होगी और कैश में क्रेडिट होगी। इस लेजर में एंट्री कब आएगी, जब आप एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और ईयर एंड पे क्या करेंगे, जब ये सारा खर्चा डेबिट हो जाएगा तो इस खर्चे में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्लासिफाई कर देंगे, ईयर एंड पे ये करेंगे। पेमेंट्स तो साथ साथ हो रही होंगी, अल्लाह करे हर मंथ के एंड पे हम एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, उससे लेकिन लायबिलिटी कम होगी, एक्सपेंस टोटल जब एक्यूमुलेट हो जाएगा इस लेजर में तो उसने बस अब डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसमें से डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस कितना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है। जी इसकी डबल एंट्री के दूसरे फैक्ट्स भी हैं, किस लेजर में गए आप लोग, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में कितनी अमाउंट आ रही है, 8 लाख का रेफरेंस क्या है, ये रेफरेंस आपका बता क्या रहा है, डायरेक्ट सैलरी है ये, अगर वर्क इन प्रोसेस के लेजर में फिगर आ रही है तो ये डायरेक्ट सैलरी आई है, फैक्ट्री पेरोल के लेजर से डायरेक्ट सैलरी आ गई है। दूसरा हेड कहाँ बना, फैक्ट्री ओवरहेड्स में 4 लाख रुपया क्या बता रहा है, रेफरेंस दोनों का सेम है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री पेरोल का रेफरेंस क्या बता रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंडायरेक्ट सैलरी और वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफर हो रही है। कर लिए देख ली, एनी कंफ्यूजन प्लीज। देन जरा फैक्ट्री पेरोल के लेजर में वापस आए, फैक्ट्री पेरोल का लेजर जरा बैलेंस करें,
फैक्ट्री पेरोल मींस है फैक्ट्री की सैलरी। ये एक्सपेंस का लेजर है। क्या एक्सपेंसेस के लेजर का भी कोई सीडीबीडी होता है? एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है। इसका मतलब जितनी एक्सपेंस की अमाउंट होगी उसी में से डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो देयर शुड नॉट बी एनी सीडीबीडी। जिस साल का खर्चा वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का लेजर जीरो से दोबारा स्टार्ट होगा। किन लेजर्स में ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के लेजर्स में। तो ऊपर जो हमने 3 लेजर बनाए हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये एसेट अकाउंट्स हैं या एक्सपेंस अकाउंट्स हैं? इनमें ब्रॉड डाउन भी होंगे, हो सकते हैं, और क्रेडिट डाउन भी हो सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट्री पेरोल मींस फैक्ट्री सैलरी अकाउंट है। और इवन फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? ये भी फॉर द ईयर का एक्सपेंस का लेजर है। तो ये फॉर द ईयर बनेंगे और शायद एट द एंड ऑफ द ईयर फिर इनमें को सीडी बीडीज या सीडीज नहीं होंगे, देयरफॉर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन्स भी नहीं होंगे। एनी कंफ्यूजन फाइनली? देन काइंडली पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ आए। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में 4 लाख क्या लिखा नजर आ रहा है? फैक्ट्री पेरोल तो रेफरेंस लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। तो चंद एक और एग्जांपल्स बता देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या होते हैं? बोल दे 3-4 बोल दे, एक ही हुआ अभी, अपने अपने 4-5 पूरे करना है। डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ने यहाँ आना है। तो सर जी नहीं, वो तो प्रीपेड इंश्योरेंस का होगा। इंश्योरेंस एक और चीज है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक और चीज है। प्रीपेड इंश्योरेंस मींस एसेट है, जस्ट इंश्योरेंस में बोलूं तो उसका एक्सपेंस की अमाउंट, रेंट वर्ड बोलूं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, पेएबल कह दूं, प्रीपेड कह दूं, जस्ट रेंट कह दूं, एक्सपेंस। जी सर, लेट्स अज्यूम हमारी फैक्ट्री रेंट पे है, तो रेंट एक्सपेंस की एंट्री बताएं। बोल दें यार, क्या हो गया, बोल ही दें। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। तो एक सेकंड बोर्ड पे दे रहा देखें। अगर रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस डेबिट है, तो रेंट एक्सपेंस का लेजर होना चाहिए। और कैश क्रेडिट अगर है तो फिर कैश का भी लेजर में इसका इफेक्ट जाना चाहिए। और अगर कैश नहीं भी गया तो पेबल हो जाएगा। जस्ट मिनट बेटा, बात पूरी करने दें। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ रेंट एक्सपेंस? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। देन ये जो रेंट एक्सपेंस है अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फिर इसने फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनना है। तो रेंट एक्सपेंस को हमने उसके लेजर में रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन क्या उस रेंट एक्सपेंस को फाइनली पे ट्रांसफर करने के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लाने के लिए एंट्री बता सकते हैं? तो एक्सपेंस की एंट्रीज ना खराब कीजिएगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर होता ही है कि एक्सपेंस को एक्यूमुलेट करने के लिए, फैक्ट्री के एक्सपेंस को एक्यूमुलेट करने के लिए जो रेलिवेंट, जो सपोर्टिंग लेजर्स बने होते हैं, वहां से फिर फिगर्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया आपने, और फिर अब इस एक्सपेंस ने जब फैक्ट्री ओवरहेड्स में ट्रांसफर होना है तो कोई एंट्री ज़हन में आती है? कोई एंट्री सर ज़हन में आती है सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में फिगर किधर आएगी? फिगर किधर आएगी? रेफरेंस के तौर पे क्या आ जाएगा? अब एक सेकंड जरा बोर्ड पे देख के ये एंट्री बोलने जरा, इस लेजर में क्या कर रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स में? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन डेफिनेटली इस बात में एक स्टोरी ये छुपी हुई है कि पहले हमने रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। दिस इज सिंपली अ ट्रांसफर एंट्री जो हमें इस लेजर में नजर आ रही है। ठीक है प्लीज, तो ये भी रेंट का भी बना लेते हैं और एक ट्रांसफर कर लेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ट्रांसफर? ताकि खर्चे टोटल आ जाए सामने। भाई को आपने हंसा दिया अकेले को। गेम हर तरफ ऑन है, मौके की तलाश में। ये कुछ हजरात आज मेरे फर्स्ट डे नजर आ रहे हैं, क्या ये 22 वर्षा तो नहीं? नहीं मतलब 22 वर्षा तो नहीं, आपने भी मेरे आज फर्स्ट डे तो नहीं देखा?
अच्छा जी, नोटेड है प्लीज। देन सर अगर चलो आगे, एनी कंफ्यूजन? जी सर, आप सर। अगर फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनाते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो ताल्लुक एसेट से है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बननी है? तो पहले तो डेप्रिसिएशन का अपना लेजर खुल जाएगा, लेकिन फिर वो भी ट्रांसफर होके जब आएगी तो क्या एंट्री बन जाएगी? बोलने बोलने सर जी, बोलने बोलने यार, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, तो अब मैंने डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बनाया, बात बन जाएगी। यहां देखेंगे तो लगेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन इससे पहले डेफिनेटली क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के एंगल से मैंने एक छोटी सी बात अज्यूम की है, क्या वो सबको पता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नॉट एक्सपेंस, उसने एसेट को कम करना है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है, जो इस वक्त हमारे फोकस में नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जिसने फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनना है। डन है प्लीज? अब इसी तरह हम अगर विजुलाइज करते रहे तो यूटिलिटी बिल्स है, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स की एंट्री, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, उसको इधर लेके आए। अमाउंट्स में अज्यूम करता जा रहा हूं, लिख लें। देन कोई एक चीज और कम से कम जहन में लाते हैं, इंश्योरेंस चलो, ये इंश्योरेंस की एंट्री बोलो। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश या प्रीपेड, अगर पहले दी थी तो फिर प्रीपेड खत्म होगा। एक सेकंड रुक के, मेरे ख्याल एक इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉइंट आया, जरा हम एक मिनट रिवाइज कर ही लें जरा। इंश्योरेंस याद है थोड़ा बहुत वैसे? इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड बोला जाता है। इंश्योरेंस अगर आप किसी कंपनी से करवाएं, इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसे प्रीमियम के तौर पे पैसे देते हैं। अक्सर आपने जो क्वेश्चन देखे होंगे जिंदगी में, उसमें इंश्योरेंस प्रीपेड का ही कॉन्सेप्ट होता है। प्रीपेड मींस नॉर्मली साल के शुरू में इंश्योरेंस के प्रीमियम को पैसे दिए जाते हैं। तो वहीं से सीक्वेंस से शुरू करें। अगर इंश्योरेंस के प्रीपेड पैसे दिए तो क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस प्रीपेड डेबिट, कैश क्रेडिट। एक इंश्योरेंस प्रीपेड मींस एसेट बन जाएगा, लेकिन जब साल गुजर जाएगा तो फिर एंट्री होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड खत्म हो जाएगा, प्रीपेड खत्म हो जाएगा। अब वो इंश्योरेंस एक्सपेंस अगर हमने इस लेजर में लेके आना, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, पैसे दिए, बेनिफिट मिला और ट्रांसफर अमाउंट आ गए। तो यहाँ हमें सिर्फ कौन सी अमाउंट फाइनली नजर आ रही है? नहीं, फाइनली मींस हम ट्रांसफर एंट्री यहाँ लिखते हैं, एक्सपेंस बना होगा और देन ही ये फिगर ट्रांसफर हुई होगी बाय मेकिंग एन एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। कोई आपके जहन में अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो बता दो। कोई एक और फिगर लिखना, चले इंटरेक्ट मटेरियल की जगह रिपेयर मेंटेनेंस लिखें। चले ठीक है जी, इंटरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, लिखें जी इंटरेक्ट मटेरियल। नहीं नहीं, फैक्ट्री पेरोल में क्या आ रहा है? वो तो इंटरेक्ट लेबर है। इंटरेक्ट मटेरियल की कोई एक एग्जांपल जो मैंने बताई थी, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स और मशीनरी क्लीनिंग मटेरियल, वो दो बातें हुई थी। नहीं आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन वो एग्जांपल इनसे अभी डिस्कस नहीं की। इनडायरेक्ट मटेरियल की क्या एंट्री कर रहा हूँ ये मैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट। अब इसमें भी पहले क्या हुआ होगा? इनडायरेक्ट, अच्छा इसमें भी जरा एक सेकंड सोचना जरा, अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदा गया तो एंट्री क्या करेंगे? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट। पॉसिबल है कि कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल बच गया हो तो सारा एक्सपेंस नहीं फिर बनेगा। लेट्स अज्यूम 50,000 का खरीदा था, 10,000 का बच गया,
40,000 की पर आप एंट्री करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिट, 50,000 का खरीदा था, 10,000 का बच गया, 40,000 का जो कंज्यूम हुआ है वो आपका एक्सपेंस होगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डेबिट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। फिर जो कंज्यूम हुआ है वो आपके एक्सपेंसेस में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल, अभी मैंने लिखा इनडायरेक्ट मटेरियल है, बताएं ये इस्तेमाल हुआ होगा या खरीदा होगा? अगर खरीदा ज्यादा था और कुछ बचा है वो तो एसेट है, तो स्टॉक में होना चाहिए। जो इस्तेमाल होगा वो फिर हमारे इन एक्सपेंसेस में शामिल होगा। हाँ, लेकिन अगर खरीदा ही जितना था सारा यूज हो गया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि परचेज ही कंज्यूम हो गई है, लेकिन हो सकता है कुछ स्टॉक बच गया हो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में फिर यूज हो। अब देख लीजिएगा कहीं मैं अकेला ही ना रह जाऊं, मेरी तरफ से बात खत्म हो जाए, पता चले ये क्या हो रहा है। अब अगर इन सारी एंट्रीज को इकट्ठा देखें, इस पूरे लेजर को इकट्ठा देखें, तो शायद कुछ इस तरह से ये कंपाउंड एंट्री बोली जा सकती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री पेरोल, रेंट, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, एक्सेट्रा क्रेडिट। एक्सेट्रा मींस और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ट्रांसफर एंट्रीज जो हमें नजर आ रही हैं। इनके अपने भी अलग लेजर्स डेबिट करके बने होंगे। देख लें जी, कोई कंफ्यूजन अगर किसी को और समझ में आती है। चले फिर आगे जी सर। डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट कितनी लिखी थी मैंने? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। और देन ट्रांसफर एंट्री के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। और डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अपना लेजर होना चाहिए। और देन ये सारे एक्सपेंस अकाउंट्स हैं, तो इसका जितना एक्सपेंस होगा फॉर द ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीपेड का या इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितनी अमाउंट थी? 75,000। अब इसके रेफरेंस के तौर पे क्या हो सकता है? कैश भी हो सकता है। अगर मैं प्रीपेड लिख रहा हूँ तो इसका मतलब पहले पैसे दिए थे और अब वो प्रीपेड खत्म हो रहा है, और अगर एंड में दिए आपने तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और फाइनली जब ये ट्रांसफर होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। ओके, या कुछ और? नहीं, क्वेश्चन यही था ना? बना ले फिर, अगर बना ले। ये डियर फ्रेंड्स जरा थोड़ा सा गैप रखने का, जो नए डियर फ्रेंड्स हैं थोड़ा थोड़ा आप सेंटर में आ जाए जरा। नहीं आप सेंटर में नहीं, आप एक्सट्रीम में चले जाए, इस भाई को सेंटर में करना। एनी अदर कंफ्यूजन सर? देन सर जरा 1 मिनट के लिए वर्क इन प्रोसेस के लेजर में आ जरा। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में इस वक्त 2 फिगर्स नजर आ रही हैं, इनके नाम बताएं। ये रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, पहले ये भी क्लियर रखें, ये रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस उन लेजर से होते हैं जिनमें इनका सेकंड इफेक्ट है। मैंने इनका नाम पूछा। पहली फिगर क्या है जी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कहां से अमाउंट आई है? रॉ मटेरियल के लेजर से आई। 8 लाख क्या है? ये डायरेक्ट लेबर है जो फैक्ट्री पेरोल के लेजर से ट्रांसफर हुई है। अब आइए जरा इसको थोड़ा फाइनल करना। क्या वर्क इन प्रोसेस मींस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई ब्रॉड डाउन वर्क इन प्रोसेस हो सकता है? तो लेट्स अज्यूम 4 लाख की गुड्स ऐसी थी जो इन प्रोसेस थी एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब मैंने आपके सामने इस वक्त रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया हुआ है और डायरेक्ट लेबर लिख दी है।
लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी करनी हो तो रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर के साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आने चाहिए, तभी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब एक सेकंड के लिए अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर देखें मेरा। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे हमने एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट कर लिया है, तो जब एंड ऑफ द पीरियड आ जाता है तो वर्क इन प्रोसेस के लेजर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी करने के लिए, मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से, जब पीरियड एंड हो जाएगा तो वर्क इन प्रोसेस के लेजर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी करने के लिए फिर आप एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल करेंगे। तो काइंडली टोटल कीजिएगा जरा, कर ले जरा टोटल सारे। 10,35,000। और वंस अगेन ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर है ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस बता रहा है, ऐसे ही। तो ये जितना एक्सपेंस है फाइनली इसने अपने इस लेजर से वर्क इन प्रोसेस में इसलिए ट्रांसफर होना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट हो। रॉ मटेरियल कंज्यूम आ चुका है, डायरेक्ट लेबर आ चुकी है, अब उसमें फाइनली क्या ऐड होना रह गया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अपने लेजर से जब वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ट्रांसफर होंगे तो क्या डबल एंट्री बनती है, हिम्मत 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 हिम्मत। तो जितनी अमाउंट ये एक्यूमुलेट होगी 1035,000 फॉर एग्जांपल इन दिस केस, इसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट बाय 1035। एक मिनट बात पूरी करने दिया करिए, रेफरेंसेस गौर से देखना। ये क्यों कर रहा हूं एंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस का सम होती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर आगे हुई थी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अब प्लस हो जाएंगे, और रेफरेंस के तौर पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में क्या वर्ड आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस। अगर एक मिनट मुझे पेशेंस से जरा एंट्री करवा भी दें, एंट्री मैंने की क्या है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। जरा कुछ एब्रीविएशन बना रहा हूँ, आपके पास भी शायद स्पेस कम हो। कितने से होती है एंट्री, जितनी अमाउंट एक्यूमुलेट हो गई है, जितनी अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक्यूमुलेट होगी है ड्यूरिंग द पीरियड, और फाइनली वर्क इन प्रोसेस के लेजर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर में प्लस हो जाए। ये एंट्री भी लिख लें, फिगर्स भी लिख लें, पोस्टिंग कंप्लीट कर लें। एनी कंफ्यूजन सर फाइनली? चलें अब एक ही लेजर फाइनल करने वाला रह गया, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स का फिर कंप्लीट होना। आ जाए वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस के लेजर की तरफ आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस में ब्रॉड डाउन के बाद अब मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आके वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट होगी। लेट्स अज्यूम पीरियड के एंड पे बस इसे बैलेंस करना आपने 2,50,000 रुपीज का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मौजूद है। पहले कैलकुलेटर पकड़ें, बात मेरी पूरी करने दीजिएगा। इन फिगर्स को लिखें अपने कैलकुलेटर। 4 लाख क्या लिख रहे हैं आप, ब्रॉड डाउन, उसमें फिर क्या प्लस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस कर रहे हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के नाम से, और क्या माइनस करेंगे फिर आप, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जो अमाउंट आएगी इसका अपने नाम बताना है। असल में जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, ये जो 3 फिगर्स डेबिट साइड पे हैं इनको सम करके आनी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें फिर ओपनिंग ऐड हो रहा है और क्लोजिंग लेस हो रहा है।
तो ये जो फिगर सॉल्व हुई है इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? जो गुड्स बनी है ये उनकी कॉस्ट है। तो कौन सी गुड्स बनती हैं? तो फाइनली ये जो गुड्स बन गई हैं इनकी कॉस्ट कहां से कहां जाएगी? वर्क इन प्रोसेस के लेजर से निकल के फिर फिनिश गुड्स के लेजर में जाएगी। इसका नाम क्या है? नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अमाउंट बताएगा क्या आ रही है? 7 टोटल बता रहे हैं या डिफरेंस बता रहे हैं? अभी तो आप डिफरेंस सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। 2,50,000 माइनस करके मैंने कहा, बाकी डेफिनेटली टोटल भी होना है। 7,205,000. Name this figure. Name this figure. Cost of goods manufactured, and goods ने work in process के लेजर से निकल के अब finish goods में जाना है. The double entry of the cost of goods manufactured is work in process credit, finish goods debit. ओके इसका सेकंड इफेक्ट इस लेजर में लिखूं, फिनिश गुड्स के लेजर में भी ब्रॉट डाउन के लिए जगह रखिएगा। फर्स्ट लाइन रेफरेंस आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस और अमाउंट आ जाएगी 7,205,000. टोटल भी बता दे जरा। 7,455,000. आई होप के बात क्लियर होगी। फाइनली आ जाए अगर बना लिया है वर्क फिनिश गुड्स की तरफ। अब फिनिश गुड्स का जो लेजर है ये फिनिश गुड्स स्टोर रूम की रिफ्लेक्शन करेगा। ये वर्क इन प्रोसेस का लेजर अगर कोई बना रहा है तो बता दें कहीं अगर कोई फिगर्स लिख रहा है। चलो फिर फिनिश गुड्स पे इकट्ठे हैं सारे। अब फिनिश गुड्स के लेजर में वर्क इन प्रोसेस एक रेफरेंस लिखा हुआ है। इस अमाउंट का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। एक लास्ट वर्किंग आपसे करवानी है तो जरा सही वर्ड्स फाइनल करें। ब्रॉट डाउन फिनिश गुड्स हो सकती हैं। लेट्स अज्यूम 8 लाख रुपीस की गुड्स ऑलरेडी बनाई हुई थी लेकिन वो बिकी नहीं पिछले पीरियड में, ठीक है? तो 8 लाख में अब प्लस क्या हो रहा है? 7,205,000 मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेट्स अज्यूम पीरियड के एंड पे 5,50,000 की फिनिश गुड्स रह गई हैं। एक और वर्किंग करें कैलकुलेटर पर। डिफरेंस बता रहे हैं 7,455,000. ये फिगर सॉल्व किन फिगर्स की बेस पे हुई है? ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। देयरफॉर इसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसका रेफरेंस भी कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से ही होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग क्या है? जो चीज बेची है उसकी कॉस्ट। इसकी एक एंट्री बन रही है, ये रेफरेंस मैंने लिख के एक एंट्री बना दी है। इस एंट्री का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है जी। अगर किसी के दिन में इन्वेंट्री वर्ड आ गया तो इसका मतलब आपको कुछ पुराना याद आया, बिल्कुल सही याद आया। ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री मींस फिनिश गुड्स स्टॉक का अकाउंट है, फिनिश गुड्स स्टॉक का ही अकाउंट है। लेकिन मैं पूछ रहा था इस एंट्री का क्या मतलब है? क्या है?
कभी कॉस्ट ऑफ सेल, बिल्कुल सही सही आप कर रहे हैं, कभी कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड आपने सुना प्रॉफिट एंड लॉस में? किसके नीचे आता है? तो एक होती है सेल, सेल का मीनिंग जो चीजें बेची हैं उनकी सेल प्राइस, उनकी इनकम। और कॉस्ट ऑफ सेल मींस जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट। तो असल में जब सेल होती है तो दो काम जहन में आने चाहिए। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ सेल? कैश या रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो एक सेकंड बात मुझे पूरी करने दीजिएगा। कैश या ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स, डेबिट एंड सेल क्रेडिट, ये एंट्री कब होती है? जब चीजें सेल होती हैं। जब चीजें सेल होती हैं तो ये एंट्री किस अमाउंट पे होती है? सेल प्राइस पे। तो ये तो एंट्री है एट सेल प्राइस। लेकिन जब चीजें बिक जाती हैं तो फिर साथ ही उनकी कॉस्ट ऑफ सेल भी इसलिए रिकॉर्ड होती है ताकि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन ये दूसरी जो एंट्री है ये किस अमाउंट पे हो रही है? एट कॉस्ट, एट सेल प्राइस। तो ये कॉस्ट पे एंट्री है, सेल वाली सेल प्राइस पे एंट्री है। इसलिए जो भी सेल होगी उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल दो एंट्रीज प्लीज। नंबर वन कैश डेटर या डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट, एंड नंबर टू at sale price, and number two cost of sales debit and finished goods inventory, finished goods stock credit। लेजर के अंदर सेल आई है या कॉस्ट ऑफ सेल आई है? उसकी क्या वजह है? 6-8 लाख क्या है? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट या सेल प्राइस? स्टॉक्स कॉस्ट पे होते हैं अनलेस एनआरवी कम हो जाए, वरना स्टॉक्स को हमेशा कॉस्ट पे होते हैं। तो 8 लाख में फिर क्या ऐड हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर लेस क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां से क्या पता चला कि जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट क्या है। लेकिन इस एंट्री ने किसके साथ फाइनल होना है? सेल वाली एंट्री के साथ फाइनल होना है। फिर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो अगर कभी मैं आपसे एंट्री पूछूं व्हाट इज द एंट्री ऑफ सेल, तो आप क्या बताएंगे? कैश या डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट। इस एंट्री को ना खराब कीजिएगा। लेकिन अगर साथ ही आपसे कहूं कि कॉस्ट ऑफ सेल की भी बताएं, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो। ओके प्लीज एंट्री भी नोट कर लें और साथ ही इसका मैं टोटल बता दूं। 82 समथिंग 8005 ये अगर नोट कर लेंगे तो बताइएगा प्लीज। जी सर, अब मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी फैक्ट्री काउंटिंग एंट्रीज, लेकिन बना मैंने लेजर दिए। मैं कर ये रहा था कि एंट्रीज जरा जहन में आ जाए और साथ ही हम उनकी पोस्टिंग भी समझ लें। लेकिन अब यहाँ से जो एंट्रीज फाइनल हुई हैं, आए जरा उसकी एक लिस्ट भी बना लें। एंट्रीज बोल के हम पोस्ट कर चुके हैं। अब इन्हीं में से जो मेन एंट्रीज हैं उनको हमने जरा लिस्ट डाउन करना है, जरा सॉर्ट ऑफ एक रिवीजन हो जाएगी। तो हेडिंग्स मैं बताता हूँ, एंट्रीज अब आपने बतानी है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हेडिंग लिखते हैं और डबल एंट्री बनाते हैं नीचे।
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट, कैश और पेएबल क्रेडिट, जो भी अमाउंट है। कुछ वैसे सोच लें, शायद सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि रिटर्न हो जाए। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? कैश है, पेएबल डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, कैरेज इनवर्ट्स की लिख लें या रहने दें? बोल दे जरा फिर। डेबिट कैरेज इनवर्ट्स एंड क्रेडिट कैश, ट्रांसफर हो जाएगा तो रॉ मटेरियल डेबिट एंड कैरेज इनवर्ट्स। इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं एक सेकंड जरा, ये पहले वर्ड समझ लेना। क्या मतलब इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल? कहां से कहां गया? इसी ने फिर वहां यूज होना, इसलिए गया कि उसने वहां इस्तेमाल होना है। तो शायद इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल मींस वो रॉ मटेरियल जिसने वहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके कंज्यूम होना। तो बताएंगे क्या एंट्री करूं? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, किस अमाउंट से? नहीं, किस अमाउंट से पता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट से, जिस रॉ मटेरियल की अमाउंट से इशू होगा, तो जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा उसकी अमाउंट से। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। देन उसके बाद, अच्छा ये पॉसिबल है कि रॉ मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किए वो कुछ रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा चला गया, मसलन शर्ट्स बन रही तो रॉ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने कुछ रॉ क्लॉथ मंगवाया लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स एक्सेस हो गया, तो अगर वापस आए वहां से, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले वापस भेजें रॉ मटेरियल स्टोर रूम में, तो रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा और फिर वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, एक रिवर्स साइकिल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल एक्सपेंस। चलो पूरी बात ही करना, ट्राई कर। फैक्ट्री पेरोल एक्सपेंस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल पेएबल क्रेडिट, अक्रूवल बेसिस पे नॉर्मली ध्यान रखें। फैक्ट्री पेरोल एक्सपेंस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल पेएबल क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर ढूंढने तो अभी बनाया था आपने, बताएंगे ये जो मैंने एंट्री लिखी है ये कितने रुपए वाली है? ये उस लेजर के मुताबिक किस अमाउंट की एंट्री लिखी है मैंने? एक्सपेंस की बात की 12 लाख, उसमें फिर एक क्रेडिट साइड पे एंट्री हुई है, उससे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री पेरोल। ट्रांसफर भी है, ट्रांसफर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लेकिन उसके लिए एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करना एक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और डेफिनेटली ट्रांसफर भी कह सकते हैं लेकिन कॉमनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री पेरोल। जी ट्राई करेंगे क्या एंट्री है ये? वर्क इन प्रोसेस डेबिट किस अमाउंट से? डायरेक्ट लेबर की अमाउंट से, 8 लाख मीन्स डायरेक्ट लेबर। अच्छा एब्रिविएशन जरा यूज कर रहा हूँ, समझ आ रही है? WIP, फैक्ट्री ओवरहेड्स, FH, इनडायरेक्ट लेबर, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। एंट्रीज हम लिख चुके हैं, एंट्रीज को पोस्ट कर चुके हैं, उसी को शायद एक लिस्ट बना रहा हूँ दोबारा। जी 8 लाख, 4 लाख, 12 लाख, वो जो एंट्री हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिख लें, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स
ये जरा मेरी हेल्प करें, मैं इस हेडिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा ढूंढ के बताएं किस एंट्री की बात कर रहा हूँ अपने लेजर में। नहीं, अभी वर्क रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। और डेफिनेटली उससे पहले क्या साइंस है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट हुए होंगे, उनके अगेंस्ट कैश या पेबल्स क्रेडिट हुए होंगे। रिकॉर्डिंग से मेरी मुराद है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट फिगर्स, तो उसकी क्या एंट्री कर दूं अगर शॉर्ट वर्ड्स में सोचें, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, क्रेडिट करवाएंगे, क्या करूं, अब उनके नाम भी लिखे जा सकते हैं, फैक्ट्री पेरोल, रेंट, इंश्योरेंस, वो लिख लें या फैक्ट्री एक्सपेंसेस कर दूं। मेरा ख्याल है दो तीन नामों का रेफरेंस लिख के एक्सेट्रा करना, रादर देन सिर्फ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम किसे कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरा। रेंट, इंश्योरेंस, depreciation, etc. credit. In short words, in other words, factory expenses credit. यार एक्सपेंस तो डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट हो के ही ट्रांसफर होगा। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, एंट्री है ना, खराब कर लीजिएगा, एंट्री वही है, लेकिन बाद में उस डेप्रिसिएशन का हो क्या रहा है, ट्रांसफर होके फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ रही है फिगर। तो ये शायद फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग है डेबिट साइड पे, मैं उस एंट्री की बात कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। देन आ जाए ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स तो नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं, कहाँ जाना है, पहले वर्क इन प्रोसेस में जाना। ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वर्क इन प्रोसेस, वही जो टोटल हो गया था 10,35,000। सोचो ये तो वैसे मैंने शायद लाइन में भी लिख दिया क्या होना है, किसने कहाँ जाना है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, किस अमाउंट से, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल 10,35,000 वाली एंट्री हो रही है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्सपेंस फाइनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। ओके सर, नेक्स्ट एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताएंगे, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस अमाउंट की बात कर रहा हूं, अमाउंट 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 7,7,205। कहाँ गुड्स बनती हैं, बनती कहाँ है, जाती कहाँ है, डबल एंट्री क्या बनी, फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अमाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। जब चीजें बन गई तो फिर वो इन प्रोसेस नहीं रही, वो फिनिश गुड्स में आ गई। देन उसके बाद एंट्री ऑफ सेल्स, जी डबल एंट्री ऑफ सेल्स, कैश या रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, किस अमाउंट से, सेल प्राइस से, हाँ सेल की एंट्री के साथ थी एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। होपफुली आपने कभी वर्ड सुने होंगे यार, पीरियोडिक, परपेचुअल, तो शायद परपेचुअल कह रहा हूँ या पीरियोडिक कह रहा हूँ, साथ साथ अगर कॉस्ट ऑफ सेल कह रहा हूँ तो वहीं से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। हाँ डेफिनेट उस वक्त शायद आपको फिनिश गुड्स अपने वर्ड ना सुना हो, क्योंकि उस वक्त ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो किस चीज की कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल बनना है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल बनना है। तो एट
कॉस्ट प्राइस। जो लोग लिख रहे हैं जरा एक नजर हेडिंग्स देख के जरा बोल दें एंट्री सारी रिवाइज कर लेना। जो लोग कंप्लीट कर लें जरा हेडिंग्स बोलें, एंट्री सुनाएं अपने आप को। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं प्लीज, एनी कंफ्यूजन प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ। चलें सर नमाज की ब्रेक करें, नमाज के बाद मिलते हैं। 4:30 तक कोशिश करें वापस आने करें जी। नो यही सारा सारा आ जाएगा ना तो सारा सारा तो ये है। जरा डिटेल में बनाना सीखना है। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में इस वक्त क्या क्या नजर आ रहा है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नजर आ रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम नजर आ रहा है, डायरेक्ट लेबर नजर आ रही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं। क्रेडिट साइड पे क्या नजर, जो फिनिश गुड्स बनी है उनकी कॉस्ट नजर आ रही है, क्रेडिट हो गई यहाँ से, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नजर आ रहा है। एक नया पेज जरा निकालें। हेडिंग लिखें प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग की इस डिस्कशन में हमने प्लीज कंसंट्रेट सेकंड प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखना है। और प्रोसेस अकाउंट का मतलब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ही है। वर्ड जरा कम हो गए। कभी मैं अगर आपके सामने प्रोसेस अकाउंट वर्ड लिखूं तो मैं कौन सा लेजर ही बनाने लगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने लेजर बनाया उसमें सिर्फ हमने अमाउंट्स को कंसिडर किया। जरा एक मिनट रख लें, दोबारा रजिस्टर सामने रहा। रजिस्टर में जो भी लेजर बनाया, प्रोसेस अकाउंट सिंपली मींस वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट की बात हो रही है। अभी जो हमने वर्किंग लिखी है, लेजर बनाया, उसमें मैंने अमाउंट्स लिखे हैं। व्हाट वाज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? 4 लाख रुपए। क्या ये कुछ यूनिट्स भी होंगे जो इन प्रोसेस होंगे? फिर उसके बाद मैंने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिखा है, कुछ यूनिट्स होंगे जिन्हें हमने स्टार्ट किया होगा। क्रेडिट साइड पे फिर कुछ यूनिट्स कंप्लीट हुए होंगे, उनकी कॉस्ट है। और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी कुछ यूनिट्स होंगे जिनकी कॉस्ट है। तो हमने सिर्फ अभी अमाउंट्स की बात की है थोड़ी देर पहले, लेकिन प्रोसेस अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जब हम बनाएंगे अब इन क्वेश्चंस में, इसमें अमाउंट्स के साथ साथ यूनिट्स भी कंसिडर होंगे, बोथ ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेट मी फर्दर एक्सप्लेन थोड़ी सी बात और। मसलन अमाउंट्स के एंगल से डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? ब्रॉड डाउन अमाउंट आएगी सर, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आएंगे सर। क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट आएगी सर।
और CD आ जाएगा, लेकिन सिर्फ साथ अमाउंट्स नहीं सिर्फ लिखेंगे, वो अमाउंट्स कितने कितने यूनिट्स पे आई है उन यूनिट्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो अमाउंट्स के साथ साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ दिस लेजर यूनिट्स का कॉलम भी बन जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने एक लेजर बनाया है, इसकी कितनी साइड्स हैं? दो ही साइड्स हैं, दो ही साइड डेबिट और क्रेडिट साइड है, लेकिन डेबिट साइड पे यूनिट्स और अमाउंट्स दोनों आ रहे हैं, और इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी यूनिट्स और अमाउंट्स हैं। मसलन अगर मैं यूनिट्स के एंगल से इस लेजर को देखूं तो ब्रॉट डाउन यूनिट्स होंगे, कुछ फर्दर यूनिट स्टार्ट हुए होंगे क्रेडिट साइड पे, कुछ क्लोजिंग यूनिट्स होंगे, और कुछ ट्रांसफर हो गए होंगे फिनिश गुड्स में। अभी तक हमें चार चीजें ही पता है, ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, स्टार्टेड यूनिट्स एंड कंप्लीटेड यूनिट्स। तो रादर देन कि हम सिर्फ अमाउंट्स का हिसाब रखें, हम प्रोसेस अकाउंट मींस वर्क इन प्रोसेस ही का लेजर बना रहे हैं, लेकिन अमाउंट्स के साथ साथ यूनिट्स का रिकॉर्ड भी बनाएंगे। तो लेजर खोलना चाहिए और इसे सिनेरियो 1 कह लेना। प्रोसेस अकाउंट सिंपली मींस किस लेजर की बात हो रही है? वर्क इन प्रोसेस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई और जब होने लगी, अमाउंट्स के साथ साथ यूनिट्स का रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। एक सिनेरियो 1 बना लें प्रोसेस अकाउंट, और कॉलम्स खोल लें, हेडिंग्स लिख लें। जब हेडिंग्स लिख लेंगे तो कंटिन्यू रुक जाएगी। जी करूं जी स्टार्ट। इनिशियली जब मैं ये प्रोसेस अकाउंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो अभी मैं आज ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस को इग्नोर करूंगा। क्या होते नहीं हैं, या आज डिस्कस नहीं करेंगे? इंशाल्लाह एक दो दिन ठहर के डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी अगर हो तो वो कैसे यूनिट्स और अमाउंट्स आती हैं। आज की डिस्कशन में हम अज्यूम करेंगे ना तो पीरियड के स्टार्ट पे कोई यूनिट्स है जो बन रहे थे, और ना ही पीरियड के एंड पे यूनिट्स हैं जो इन प्रोसेस है। हो सकते हैं, लेकिन आज की जरा डिस्कशन हम सिंपल से फॉर्म में करेंगे। तो मीन्स अब आगे कुछ ना लिखिएगा, मुझे बात पूरी कर लेना। लेट्स अज्यूम ब्रॉट डाउन नहीं, देन आपने प्रोसेस अकाउंट है, ये प्रोसेस अकाउंट मींस वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले मटेरियल मंगवाएंगे, कहां से? क्या एंट्री करेंगे? वर्क इन प्रोसेस या प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल या रॉ मटेरियल अकाउंट। तो लेट्स अज्यूम आपने 1000 यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया और 50,000 रुपए का मटेरियल स्टोर रूम से मंगवा लिया। 50,000 रुपए की इधर एंट्री कर रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट डेबिट मटेरियल क्रेडिट। 1000 क्या लिखा मैंने? इनपुट या आउटपुट? इन पे काम शुरू हुआ। देन फिर इसमें लेबर कॉस्टिंग करनी है, किस में? प्रोसेस अकाउंट में। फैक्ट्री पेरोल लिख रहा हूं मैं। प्लीज 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 होल्ड ऑन, क्लोजिंग स्टॉक रख लें बातों का, थोड़ा सा गैप रख लें, थोड़ा सा नहीं, आपको नहीं कह रहा, जिसको कह रहा हूं समझ लें, थोड़ा और बैग दरमियान में रख लें, और बस करें। अब जाते जाते बातें पूरी कर लें, इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। फैक्ट्री पेरोल के रेफरेंस से बताया मैं क्या एंट्री करना चाह रहा हूँ? सर जी एंट्री क्या करना चाह रहा हूँ यार, कमाल हो गई। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, डायरेक्ट लेबर होगी। और फाइनली इसमें कौन सी अमाउंट डेबिट साइड पे आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगी सर। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। लेट्स अज्यूम 20,000 रुपीस।
कौन सा लेजर किस नाम से बना रहा हूं? वर्क इन वर्ड हटा हुआ है, प्रोसेस वैसे का वैसे ही। 50,000, 30,000, 20,000 मिल के टोटल हो जाएगा 1 लाख। इस 1 लाख का नाम बताएं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। इस अमाउंट का नाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो डेबिट साइड में मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी कर दी। लेट्स अज्यूम अभी आज वीडियो सीडी तो नहीं, लेट्स अज्यूम हमें इस प्रोसेस में 10% लॉस एक्सपेक्टेड था। अभी लॉस सुना वर्ड आपने? मैंने एक्सपेक्टेड बोला है। तो लेट्स अज्यूम नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। क्या ये जरूरी है कि किसी प्रोसेस में लॉस जरूर एक्सपेक्टेड हो सकता है आपके प्रोसेस में कोई लॉस एक्सपेक्टेड ना हो। इन दैट केस पे जितनी इनपुट होगी वही, लेकिन लेट्स अज्यूम 10% ऑफ इनपुट लॉस एक्सपेक्टेड था। तो अब कितने यूनिट्स इन हुए? 1000 इन यूनिट्स। तो 10% से अगर मल्टीप्लाई करें तो व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस? 100। कैसे? 1000 इनपुट 1000 ही है इंटू 10%। कैलकुलेटर अलाउड है, चेक करना। किसका 100? किसका की है? यूनिट्स 1000 इंटू 10%। लॉस होने से यूनिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? अगर लेजर फॉर्म में बना रहा हूं तो लेजर में ये लॉस किधर लिखूं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो नॉर्मल लॉस वर्ड आ गया और वर्किंग आपने कर ली, इनपुट ली आपने, 10% मल्टीप्लाई किया, 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस आ। हाउ मेनी यूनिट्स इन 1000? व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉस? 100 इन यूनिट्स इन 100। लेट्स अज्यूम एक्चुअल लॉस नॉर्मल के बराबर ही हुआ। क्या कम ज्यादा भी हो सकता है? एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो सकता है। तो जितना ज्यादा होगा वो तो होगा नॉर्मल लॉस। कम हो सकता है वो मैं बताता हूँ, अभी हमने पढ़ा नहीं होगा। क्या एक्सपेक्टेड लॉस से एक्चुअल लॉस डिफरेंट हो सकता है? लेकिन लेट्स अज्यूम इन दिस सिनेरियो कि जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही एक्चुअल हुआ। कितना एक्सपेक्टेड था यूनिट्स में? यूनिट्स में 1000 और लेट्स अज्यूम एक्चुअल भी इतना ही हुआ। तो देयरफॉर अगर ब्रॉट डाउन कैरी डाउन नहीं है, 1000 यूनिट्स इनपुट है और एक्चुअल लॉस भी 100 ही है, तो फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स बने होंगे? ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स मैंने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है? ये कहां से कहां जाएंगे? प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट होना है, लेकिन डेफिनेटली अभी मैंने यूनिट्स पूरे किए हैं, अमाउंट्स भी इनके सामने आनी चाहिए। लेट मी कंप्लीट। अब नॉर्मल लॉस जरा रिवाइज करें जहन में। क्या नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट होती है? और अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं। और सपोज इस सिनेरियो में इनकी रिकवरी वैल्यू 0 है, क्या आना नहीं, क्या है नहीं? कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं। और सपोज इन फर्स्ट सिनेरियो कि रिकवरी वैल्यू नहीं है। डैश क्यों है? कॉस्ट आनी नहीं थी, रिकवरी वैल्यू है। क्या इन 100 यूनिट्स पे कॉस्ट इन करनी हुई? डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे है। कितने यूनिट्स पे काम हुआ है? कितना टोटल खर्चा हुआ है? लाख रुपया। कितने यूनिट्स का इनिशियली खर्चा है? 1000। उसमें से 100 अगर यूनिट्स नॉर्मल लॉस के हैं तो कॉस्ट उन पे एलोकेट नहीं होनी, उनकी रिकवरी है वैल्यू है नहीं, तो वो लॉस के यूनिट से इग्नोर हो गए। क्या फाइनली 1 लाख रुपया जो है
वो फाइनली 900 यूनिट्स ही की कॉस्ट रह जाएगी। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ो, प्लीज कंसंट्रेट। अगर मैं इस केस में आपसे कहूं कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करवाएं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस लेजर में किस तरफ है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस लेजर में किधर है? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा आपको डेबिट साइड ऑफ लेजर ही मिलेगी, जो किस 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 का सम करने से आ जाएगी? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के सम करने से आ जाएगी। 50 30 20, तो 1 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। पर यूनिट अगर मैं बनाना चाहता हूं तो बेस में बस कौन से यूनिट्स लिखूं जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है? तो 1000 लिखूं या 900 लिखूं? यार 100 भी तो है, कॉस्ट उसकी भी है लेकिन उसकी कॉस्ट गुड यूनिट्स में चली जाए, तो बेस में क्या आ जाएगा? 900। आंसर एक सॉल्व कर लें जरा। ये जो भी आया 111 के बाद पॉइंट भी लग गया, फिर 1 1 खत्म ही नहीं हो रहा है, ये आया क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। एक सेकंड जरा लेजर देखें, क्या यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट फाइनली 900 से मल्टीप्लाई होके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 900 यूनिट्स आ जाएगी? तो इसी को अगर आप 900 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि आई होप कि दोबारा 1 लाख ही आ जाए। ये कॉस्ट यकीनन 1000 यूनिट्स की है, लेकिन बस एलोकेट किस पे होनी है? तो 111 पॉइंट। अब लिखूंगा तो थोड़ा सा राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ होने से चंद रुपीस का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अब पूरा रेट ही दोबारा अगर 900 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनली आंसर आ जाएगा सर। सर ये आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा? 1 लाख कितने यूनिट्स का खर्चा था, लेकिन कितने यूनिट्स का रह गया? वो क्यों? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग गुड यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो गई। लाख रुपए की इधर एंट्री बता दें फाइनल। वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट। 1 मिनट लास्ट। जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, एट द एंड ऑफ द डे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल यूनिट्स एज वेल एज अमाउंट्स में बराबर होना चाहिए। बात समझ आ गई? प्लीज बनाए जी लाइए। वैसे ये 111.11 मल्टीप्लाई करके ये लाख पूरा तो हो नहीं रहा। जिन जिन का 1 1 रुपया डिफरेंस आ रहा है वो काइंडली अपना मोबाइल जरा सामने रखें जाते हुए, मैं जरा इसका तो कोई मसला हल कर। जी मेरा ख्याल नजदीक ही हो रहे हैं। जाने दें यार खुदा के लिए, ये लें कॉल पर कमाल हो गई यार। ये क्या बनाया मैंने आपके सामने? हम भी यही सोच रहे हैं ये क्या हुआ है। प्रोसेस अकाउंट किसे कहते हैं? अजीब लेजर है जिसकी 4 साइडें। नहीं साइडें फाइनल कर लें इसकी कितनी? 2 ही हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में 2 2 कॉलम, ताकि यूनिट्स का भी डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड रखा जा सके, पता चले कितने यूनिट्स इन हुए, कितने किधर 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 आउट हुए। ये मैंने नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? लॉस होने से यूनिट्स कम हुए,
नॉर्मल लॉस के सामने मैंने एक्सपेक्टेड लॉस लिखा है या एक्चुअल लॉस लिखा है? यानी कि मैंने 200 लिखा है। मैंने लिखा क्या है, कैसे? एक्सपेक्टेड लिखा है, एक्चुअल लिखा है? एक्सपेक्टेड लिखा है, एक्चुअल लिखा है? मैंने ये सब काउंट कैलकुलेट कैसे किया? 1000 इंटू 10%। एक्सपेक्टेड लिखा है, एक्चुअल लिखा है? मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है। मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, लेकिन ये कैसे पता चला है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं हुआ? अगर हुआ होता तो एबनॉर्मल नजर आता है? क्या एबनॉर्मल लॉस से ज्यादा नजर आता? नजर आता। अगर क्या किससे ज्यादा होता? एक्सपेक्टेड एक्चुअल से ज्यादा होता। तो नॉर्मल लॉस के सामने मैंने कैलकुलेशन की कैसे की है? नॉर्मल लॉस की मैंने इनपुट ली है और 10% रेट मल्टीप्लाई किया और एक्सपेक्टेड की रेट था 10%। चले महाराज, ये मेरा क्वेश्चन जेब में रखिएगा, अभी शायद मैं बात सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सिनेरियो में जरा फिगर्स के साथ बताता हूँ। डैश क्या लगाया मैंने सामने? नॉर्मल लॉस के सामने क्या अज्यूम किया मैंने सिनेरियो में? ये कंप्लीट करेंगे तो करनी बताइए। एनी राउंडिंग ऑफ इशू है तो सही है सर। आई होप के ये बहस हम इससे आगे निकल गए। है तो सही है सर। देन सर आपके सामने एक सिनेरियो 2 मैंने बनाया है। लेट्स अज्यूम सेम डाटा एक्सेप्ट नॉर्मल लॉस यूनिट, normal loss has a recovery value of rupees 10 per unit। दोबारा बनाया दिखाएं। आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, आप इस तरह नहीं कर सकेंगे। तो सिनेरियो 2 लिखे। अच्छा प्लीज, चीजें अब आपको पता चल गई। मैं लॉसेस के एंगल से जॉइंट बाय प्रोडक्ट में काफी बहस हुई हुई है, तो ठीक है, ये लेजर एक बन रहा है, रिलैक्स में, कोई इशू नहीं है। डेबिट क्रेडिट आपका स्ट्रॉन्ग है।
लेजर अपनी कंप्लीट नहीं करना, जो लिखा यही है बस, कंप्लीट मुझे करवाना। जो लोग नोट कर लें मुझे बताएं एक्चुअल लॉस कितना है। क्या जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही एक्चुअल? हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 1000 इनपुट है, 900 अगर आउटपुट है, तो फिर जितना एक्सपेक्टेड था वही हुआ है वंस अगेन। इस सिनेरियो में और पिछले सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? बस रिकवरी वैल्यू का फर्क है। तो नॉर्मल लॉस के सामने आएगा, कॉस्ट तो आनी नहीं, लेकिन रिकवरी वैल्यू है। एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको? टोटल यूनिट्स कितने हैं? 100 इंटू 10, 1000 क्या है? नॉर्मल लॉस के सामने अगर कोई भी अमाउंट है तो वो कॉस्ट नहीं हो सकती, वो रिकवरी वैल्यू ही होगी। पेशेंस, एक मिनट, पेशेंस। अब यहां मुझे जरा पर यूनिट वर्किंग करवाएं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किधर से मिलेगी? लेजर के डेबिट साइड पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने लिख दी जी। रिकवरी वैल्यू ज़हन में लाएं। नॉर्मल लॉस की अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नेट होती है कितनी? 1000। इस केस में 1000 प्लस क्यों नहीं है, माइनस? माइनस ही होनी है रिकवरी वैल्यू, लेकिन लॉजिकली अगर सोचें तो वैसे भी हम एक लेजर बना रहे हैं, ये फिगर्स आपस में ऐड हो भी नहीं सकती। ये 50,000, 30,000, 20,000 तीनों फिगर्स है डेबिट साइड पे, ये प्लस ही होंगी, और 1000 क्रेडिट साइड पे है, ये नेट ही होगा, और होना भी नेट ही चाहिए। डेबिट ऐड हो रहे हैं, क्रेडिट नेट हो जाएगी फिगर। ये 1000 लेस करके आपके पास नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। बेस बनवाएं। बेस में हम कौन से यूनिट्स लिख रहे हैं जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है? तो 900 ओके है। कहां से मिला भाई 900? ये क्रेडिट साइड से मिला था, कॉस्ट एलोकेशन क्रेडिट साइड पे होनी है। क्रेडिट साइड के यूनिट्स उस पर मैंने कॉस्ट एलोकेट कर दी, और एक ही फिगर है जिसपे कॉस्ट आनी है। पर यूनिट निकालो, 110 पर यूनिट। मुझे बात जरा पूरी कर लेने दो। अब नेट 110 पर यूनिट जो फिगर आई है यही है ना 110। इसको अगर मैं 900 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 900 फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी? 900 पे बस कॉस्ट आनी है, तो फाइनली 900 इंटू 110 अगर करेंगे तो 99,000 रुपीज फिनिश गुड्स को बनाने की कॉस्ट है। यार कॉस्ट तो 1 लाख है। 1000 रिकवरी वैल्यू से नेट कॉस्ट 99,000 और प्रोड्यूसिंग 900 यूनिट्स। 99,000 लिख दूं सामने, डबल एंट्री बता दें यार। फिनिश गुड्स डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। ये कहां से कहां गुड्स चली जाएंगी? वहां से वहां चली जाएंगी। लेजर की डेबिट साइड का टोटल था 1 लाख, क्रेडिट साइड के बताएं कितना हो गया? 1 लाख कैसे हो गया यार? 99,000 है प्लस 1000 है, तो लेजर अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिर कंप्लीट करवा दिया। कर लें पूरा।
जी एनी कंफ्यूजन सर? इसकी नॉर्मल लॉस की अमाउंट रिकवरी वैल्यू होती है। नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है वो तो रिमेनिंग यूनिट्स में चली जाती है। तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं, रिकवरी वैल्यू पे उसने मेजर होना। Cost is not allocated to normal loss if it has some recovery value. It is adjusted from manufacturing cost. अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में हुआ। लेकिन सर मैंने इस बना लिया लेजर, लेकिन मैंने ये लेजर बनाते हुए आपको बताए बगैर एक नया काम किया। नॉर्मल लॉस के 1000 की जरा लेजर में देख के एंट्री बोलना, जरा क्या कर रहा हूं मैं। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, तो 1000 तो रिकवरी वैल्यू है। रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री आपको पता है? कैश या रिसीवेबल डेबिट, परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। हम तो किसी और एंट्री से यूज हुए। मैंने क्या एंट्री की है? मैंने क्या एंट्री की हुई है लेजर के अंदर? नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, ये की मैंने यार। 99,000 की मैंने क्या एंट्री की है? यार इतनी मायूसी से तो मैंने कोई एंट्री नहीं की है। 99,000 की क्या एंट्री हुई भी है? फिनिश गुड्स डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री है। तो 1000 की मैंने क्या एंट्री की हुई है? नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन हम तो कुछ और एंट्री से यूज हुए। हम कहाँ यूज हुए किसी को पता? मेरा ख्याल है वो पेज अगर सामने रखना तो अच्छा है। वो लॉसेज वाला एक पेज बुक में होगा या कहीं आपने रजिस्टर पे लिखा था या कहीं होगा। कहीं तो है यार, कहीं तो है। अगर बुक ढूंढ रहे हैं तो पेज नंबर 14 पे है। और अपने हाथ से लिखी हुई पहली एंट्री कितने रुपए से? 5,000 रुपए वाली एंट्री बताएं क्या लिखी हुई है? कैश डेबिट परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट रिस्पेक्टिवली क्रेडिट। तो आप रिलैक्स रहिएगा, मैंने वही एंट्री की है लेकिन 2 स्टेप्स में। कंसंट्रेशन रखिएगा। एंट्री आप जो देख रहे हैं वही सही है और मेरी भी वही एंट्री है, लेकिन कैसे जरा 1 मिनट मुझे और दे जरा। असल में सर इस हुआ ये है कि जिस तरह ये वर्क इन प्रोसेस का लेजर बन रहा है, इसी तरह से इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर रिक्वायर करता है कि नॉर्मल लॉस का भी लेजर बनाएं। तो पेशेंस से काइंडली में जरा 5 मिनट दे रहा। ये एंट्री जो हमने नॉर्मल लॉस की है इस लेजर में, इस एंट्री की जरा पोस्टिंग करवाएं। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। और वंस अगेन नॉर्मल लॉस का लेजर भी यूनिट्स और अमाउंट्स के साथ बनता है। यूनिट्स बताएं कितने हैं? 100। और अमाउंट कितनी है? 1000। 100 यूनिट्स के सामने ये 1000 रिकवरी वैल्यू लिखी हुई है। जब लॉस हुआ तो रिकवरी वैल्यू से हमने ये एंट्री कर दी। लेकिन जब कभी ये यूनिट्स बिकेंगे तो क्या फिर कैश रिसीव होगा? कितना कैश रिसीव होगा? 1000 ही क्यों होगा? क्योंकि 1000 रिकवरी वैल्यू है। क्या 1000 कॉस्ट है? जितने पैसे मिलने हमने एंट्री उतनी सी की हुई है। तो जब कैश रिसीव होगा तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? कैश डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी तौर पे एक अकाउंट बनाया गया ताकि लॉस की अमाउंट आइडेंटिफाई हो जाए और फिर जब कैश आएगा तो एक दूसरी एंट्री हो जाएगी। बोले कौन सी? कैश डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कितने रुपए से? 1000 से ही। पोस्टिंग करवाएं इसकी।
रेफरेंस कैश आएगा, कैश का अपना लेजर होगा, नॉर्मल लॉस के सामने 100 यूनिट्स होंगे जब बेचेंगे और 1000 अमाउंट आ जाएगी, तो नॉर्मल लॉस का लेजर असूलन यूनिट्स बेचने के बाद खत्म हो जाना चाहिए, विद ओनली वन एक्सेप्शन जो मैं आगे बताऊं। अब जरा ऊपर जो मैंने दो एंट्रीज की हैं, नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी बोले क्या की है, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर तो खत्म हो रहा है, तो नेट एंट्री क्या रहेगी, कैश डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। आपकी लेकिन अभी भी एंट्री डिफरेंट है, आपकी एंट्री क्या है, कैश डेबिट परचेजेस की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन अब हम जरा प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट अगर गौर से देखें तो अपना प्रोसेस अकाउंट देखें जरा, आपके प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ आपके प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, तो प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट मींस क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से फिगर नेट ऑफ हो रही है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आ रहे हैं, तो मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेबिट साइड पे आ रही है। तो अगर लेजर के एंगल से देखें तो प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नेट हो रही है, तो ये वही एंट्री है लेकिन दो एंट्रीज में हुई है। व्हाट इज द एंट्री व्हेन द लॉस इज रिकॉर्डेड, नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, और जब ये नॉर्मल लॉस सेल हो जाएगा कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट, तो नेट इफेक्ट वही हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा। लेकिन अगर लेजर्स बना रहे होंगे तो फिर एंट्री हम दो हिस्सों में कर लिया करें। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया। अब आपने ये कंप्लीट करना है, अपने एंट्रीज भी लिखें और ये नॉर्मल लॉस का लेजर भी बनाएं और नॉर्मल लॉस का लेजर फिलहाल टोटल करके बैलेंस करें। तो प्लीज सिंपली ये डेबिट क्रेडिट का खेल है, इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस लॉजिकली सोचते जाना, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाना। एनी कंफ्यूजन है? प्रोसेस वन में मैंने नॉर्मल लॉस का लेजर क्यों नहीं बनाया, सिनेरियो वन सिनेरियो वन सिनेरियो वन, असल में एंट्रीज तो अमाउंट्स की होती है ना, यूनिट्स की नहीं होती वहां, क्योंकि अमाउंट ही नहीं थी इसलिए मैंने बहस नहीं की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो वन एंड टू, नॉर्मल लॉस हैज नो रिकवरी वैल्यू सिनेरियो वन एंड नॉर्मल लॉस हैज सम रिकवरी वैल्यू। तो अगर रिकवरी वैल्यू हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नेट ऑफ होके आपकी फिर आउटपुट की कॉस्ट आएगी। आई होप कि क्लियर हो गया ये।